अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन विद शमीम खोखर के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जानेंगे सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिसिस थ्योरी के मुतालिक। फ्राइड का तहलील नफ्सी का नज़रिया बेस करता है इस ख्याल पर कि लोगों से उनका कैथारसिस करवा के, उनकी रुदात सुन के, उनके अंदर की भड़ास निकाल के आप उन्हें उनकी स्टेट ऑफ माइंड से आगाही दे सकते हैं या नहीं। वो तमाम तर तलख यादें, बातें और माजी के तजर्बात जिन्हें वो अपने अनकॉन्शियस में धकेल चुका होता है, कैथारसिस के ज़रिए उन्हें कॉन्शियस लेवल पर ला के उन्हें उनकी नौयत से आगाह किया जाता है। क्योंकि फ्राइड ये समझता है कि इस प्रोसेस से क्लाइंट को उसके साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से निजात मिलती है। सेंट्रल कॉन्सेप्ट की अगर बात करूं तो साइको एनालिटिक थ्योरी का ताल्लुक हमारे दिमाग की अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ के साथ है, जो कि बगैर किसी लॉजिक और कंसेंसुअल रियलिटी के काम करती है, लेकिन अनकॉन्शियस हमारी उन ख्वाहिशात को पूरा करता है जो कि प्लेयर प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो साइको एनालिसिस में शामिल है लाशऊर का मुताला, ख्वाबों का तज्जिया, आज़ाद तलाज़म, दबी हुई ख्वाहिशात की अंडरस्टैंडिंग और साइकिक स्ट्रक्चर की पुअर फंक्शनिंग। टेक्निक्स की अगर बात करें तो साइको एनालिसिस थ्योरी बेस करती है टेक्निक्स पर, जिसमें पहली है टॉक थेरेपी यानी कैथारसिस। फ्री एसोसिएशन यानी आज़ाद तलाज़म के ज़रिए क्लाइंट को ये कहा जाता है, बगैर किसी वक्फे के, बगैर किसी झिझक के, जो कुछ भी उसके दिल में आता है वो बोलता चला जाए। रेजिस्टेंस एनालिसिस में क्लाइंट जो है, सपोज अपने वालिद की रुदात बयान कर रहा है तो कुछ चीज़ों में रेजिस्ट करता है, जिसे थेरेपिस्ट तज्जिया करता है। ट्रांसफरेंस में क्लाइंट क्या करता है, अपनी मोहब्बत या नफरत की फीलिंग्स को थेरेपिस्ट की तरफ, और काउंटर ट्रांसफरेंस में थेरेपिस्ट अपनी फीलिंग्स को क्लाइंट की तरफ मोड़ देता है, यानी वो उसके साथ ज़्यादा ओपनली बातें करता है, जो बाद में प्रॉब्लम का बायस बनती है। साइको एनालिसिस के एलिमेंट्स की अगर बात करें, फ्राइड कहते हैं ह्यूमन पर्सनालिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, मोर देन वन कंपोनेंट्स का मजमुआ है। यानी फ्राइड के मुताबिक इंसानी शख्सियत जो 3 कंपोनेंट से बनी है, इड, ईगो और सुपर ईगो, लेकिन इंसानी बिहेवियर तश्कील देने में तीनों एलिमेंट्स मिलकर काम करते हैं। इट जो है ये अनकॉन्शियस सोर्स है हमारी बॉडीली नीड्स, वांट्स, इमोशंस, इम्पल्सिस, डिजायर्स, स्पेशली हमारी अग्रेशन और सेक्सुअल ड्राइव को सेटिस्फाई करने के। क्योंकि इट जो है ये वर्क करता है प्लेयर प्रिंसिपल के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जो है वो लंच के लिए डिमांड करता है, आप उसे बार बार कन्विंस करते हैं कि वो मील टाइम तक वेट करे, लेकिन इट इमीडिएट इन्फेक्शन चाहता है और बच्चा उस वक्त तक क्राई करता है जब तक उसकी ये नीड पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि ये पर्सनालिटी का कंपोनेंट उस वक्त काम करता है जब आपके बाकी कंपोनेंट्स मौजूद नहीं होते। ताहम इट जिस तरह से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता है, सम टाइम वो तरीके ना तो रियलिस्टिक होते हैं, ना ही सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं, जो डिसरप्टिव बिहेवियर को लीड करते हैं। ईको जो ये इट से ही डेवलप हुआ है, लेकिन ईको जो है ये कंट्रोल करता है, मतलब ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर में रियल वर्ल्ड में जाके काम करता है। ईको जो है रियलिटी को डील करने का रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मीटिंग में ज़्यादा लंबे टाइम के लिए काम में फंस गए, आपको शदीद भूख लगी है। इट कहती है अपनी सीट से उठो, ब्रेक रूम में जाओ, स्नैक लो, अपनी डिज़ायर को पूरा करो, लेकिन एक आपको गाइड करेगा, ईगो आपको गाइड करेगा कि अपनी सीट पर आराम से बैठे रहिए और मीटिंग ख़त्म होने का वेट करें। फाइनली मीटिंग जैसे ही ख़त्म होती है, आप मील को सर्च करते हैं, खाते हैं, अपनी डिज़ायर को रियलिस्टिक और मुनासिब तरीके से पूरा करते हैं। सुपर ईगो जो है तकरीबन 5 साल की एज में इमर्ज होना शुरू हो जाती है। सुपर ईगो जो है इंटरनलाइज मॉरल स्टैंडर्ड्स और आइडियल्स को होल्ड करता है, जो कि हमें अपने वालदेन सोसाइटी से मिलते हैं, यानी सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। क्योंकि सुपर ईगो जो है जजमेंट्स के लिए हमें गाइडलाइन देती है कि ये सही और ये गलत। फॉर एग्जाम्पल, एक वीमन जो उसके अंदर अर्ज डेवलप होती है अपनी वर्क प्लेस से वो कोई चीज़ चोरी कर ले, लेकिन सुपर ईगो जो है वो उसको फोकस उसका बनाती है हकीकत की तरफ कि ये गलत बिहेवियर है, चोरी नहीं करनी।
साइको एनालिसिस थ्योरी की अगर स्टेजेस की बात करूं तो साइको एनालिसिस थ्योरी की 5 स्टेजेस है। नंबर 1 इज द ओरल स्टेज, नंबर 2 इज द एनल स्टेज, नंबर 3 इज द फैलिक स्टेज, नंबर 4 इज द लेटेंट स्टेज और नंबर 5 इज द जेनिटल स्टेज। ऑरल स्टेज जो है ये हमारी इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाती है। फ्राइड ये कहता है कि बच्चा अगर थंब सकिंग करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो इसमें प्लेयर का प्रिंसिपल होता है, यानी वो मुंह के जरिए जो है अपने ऑरल स्टेज पर तमाम तर सेटिस्फेक्शन जो है वो हासिल करता है। एनल स्टेज की अगर बात करूँ तो ह्यूमन डेवलपमेंट का ये पीरियड फ्राइड के मुताबिक 1 से 3 साल की एज तक होता है। इस एज में बच्चा जो है उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाती है और बच्चा अपने एरोगेनस जोन पर एनएस के पॉइंट से जो वो सेटिस्फेक्शन हासिल करता है, यानी बच्चे का जो सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है वो बाउल और ब्लैडर कंट्रोल पर होता है। फैलिक स्टेज जो है ये थर्ड स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, जो 3 से 6 साल तक जो वो फैली हुई होता है। बच्चा अपनी डिज़ायर्स को जेनिटली यानी अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स के जरिए पूरा करता है। फ्राइड कहता है कि ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सी स्टेज है। इस स्टेज पर बच्चा अपनी जो इंस्टिंक्ट्स है या उसकी जो पैदाइशी तौर पर सेक्सुअल डेवलपमेंट है उन्हें वो ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स की तरफ मोड़ देता है, यानी बच्ची जो है वो वालिद के साथ और बच्चा जो है वो माँ के साथ ज़्यादा अटैच हो जाता है। फ्राइड के मुताबिक ये रिड्यूस सेक्सुअलिटी का पीरियड जो है ये तकरीबन 7 साल से लेकर एडोलेसेंस के दरमियान तक चलता है। इस स्टेज पर बच्चे की तमाम तर अटेंशन जो वो स्किल्स को सीखने और अपने ही सेक्स के मेंबर्स के साथ जो पीयर एक्टिविटीज़ पर फोकस होती है। जेनिटल स्टेज जो है ये शुरू होती है पबर्टी यानी बलूगत के दौर से। इस पीरियड में पर्सन जो है वो अपने सेक्सुअल इम्पल्सिस को अपने रिलेशनशिप्स के साथ यानी अपने पार्टनर के साथ जो है वो सेटिस्फाई करते हैं और अपनी अग्रेशन को पॉजिटिव तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सरसाइजेस के जरिए जो वो बैलेंस करता है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई।